Subscribe Kalyani Online Classes channel for all. नमस्कार साथियों, पुनः आपका एक बार स्वागत है टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 3 में। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में डॉक्टर कुमार संजीव जी की बुक के बारे में कहा था कि मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। दोस्तों, बुक तो आ चुकी है, मैं आपको कल शायद बता दूं, क्योंकि मैं संपर्क मेरा जो है कुमार संजीव जी से नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली फ़ोन उनका पिक हुआ नहीं था, और जैसे ही मेरे को पूरी डिटेल मिलेगी मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी दे दूंगा और आप बुक मंगाकर अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल भी रही होगी, संभवतः एग्ज़ाम अपने समय पर हो जाए। और दोस्तों, अगर 1% एग्ज़ाम टलता भी है तो आपसे ये निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को ब्रेक मत करिएगा। क्या होता है कि जब हम तैयारी हमारी पीक पर होती है और बीच में छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें शुरू करनी होती है तैयारी, तो हम शुरू से फिर उसको लेकर चलते हैं। तो जितना भी हमने पढ़ा होता है 2-4 महीने या 3 महीने, वो सब पढ़ा हुआ हमारा कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है, हम सब उसको भूल जाते हैं और वो अच्छे से तैयारी उस लेवल की नहीं रह पाती है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा और जीएस वगैरह पर अपना कंप्लीट फोकस रखिए थोड़ा, ताकि आप अच्छे से तैयारी मतलब अच्छे से मार्क्स ला सकें और एग्ज़ाम में जो है आप क्वालिफाई कर सकें एग्ज़ाम को, ताकि आपका जो सपना है वो सपना कहीं ना कहीं सच हो सके। तो दोस्तों, टीचर एजुकेशन जो अध्यापक शिक्षा है, इसका हमारा 3rd वीडियो है, और इससे पहले 2 वीडियो पर हम लोग कंटिन्यूस चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ साथ रिसर्च का जो हमारा टॉपिक है वो भी कंटिन्यू चल रहा है। उसके 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं और जल्दी ही आपको 1-2 दिन में अगले वाले जो वीडियो हैं वो भी मिलेंगे। एक्चुअली डॉक्टर नीरज यादव जी की जो है थोड़ा ड्यूटी वगैरह थी, इसी वजह से थोड़ा व्यस्त हैं, और मुझे उम्मीद है कल या परसों में आपको रिसर्च का वीडियो मिलेगा। और कंटिन्यू फिर रिसर्च के आपको 10 वीडियो करीब करीब मिलने चाहिए और मिलेंगे, ताकि आपकी तैयारी उससे अच्छी हो सके। उसके बाद जो और यूनिट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हुआ या मेजरमेंट हुआ, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, और इसके अलावा जो भी हमारे और टॉपिक्स हैं, समस्त टॉपिकों पर हम जो है चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जल्दी ही हम लोग अपना प्रोग्राम एक बना रहे हैं। मेरे कुछ साथी हैं, मिलकर हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन की ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ जो है यूपी टेट और सीटेट की ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्लासेस होंगी और पूरा एक कंप्लीट पैकेज होगा, चाहे वो एनटीए यूजीसी नेट का हो या चाहे वो आपका यूपी टेट या सीटेट का हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो विद्यार्थी हैं, आप कहीं ना कहीं जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो किसी न किसी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, बीए डिपार्टमेंट में या बीए वगैरह में, तो वो समस्त अपने विद्यार्थियों को हमारे से जोड़ेंगे, और जोड़ने के साथ उनका जो फ़ायदा होगा, एक मिनिमम फीस पर हम इसको रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट शायद नहीं रहेगा। जो क्लासेस हमारी रहेंगी एक नॉमिनल फीस रहेगी, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रहेगी, एक इतनी फ़ी रहेगी कि एक आम बच्चा भी उसको अफोर्ड कर सके। बहुत ज़्यादा हम लोग फीस बिल्कुल नहीं रखेंगे। मकसद यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को हमारे से जोड़ना, और जो कुछ हमारे साथी हैं मिलकर, मैं हूँ, मेरे और 2-4 साथी हैं अलग अलग डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे और जितना भी उनसे बन पड़ेगा वो अपना बेस्ट जो है यहाँ पर देंगे, चाहे वो यूपी टेट हो या यूजीसी नेट हो। हर एक पेपर्स में मैं अलग अलग अपने शिक्षक साथियों की व्यवस्था करूँगा, जो इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपको जो है पढ़ा सकें। तो दोस्तों, ये व्यवस्था हम बहुत जल्दी ही करेंगे। मुझे लगता है कि विदिन 1 मंथ में हम लोग अपना शुरू करने का हमारा पूरा प्रोग्राम है। तो दोस्तों, ये थी इसकी बात, और आइए बिना कोई देर की हम अपना शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो है अध्यापक शिक्षा पार्ट 3। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है पाठ योजना लेसन प्लानिंग का पंचपदीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शंस हैं हमारे हार्वर्ड, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर, तीसरा ऑप्शन है डीवी और चौथा ऑप्शन है रूसो। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वह है हार्वर्ड।
पंचपदीय जो प्रणाली है वो हार्वर्ड की देन है और हार्वर्ड ही जो है पंचपदीय सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, बीएड प्रशिक्षित व्यक्ति किस अधिकतम वर्ग के छात्रों को पढ़ा सकता है? मतलब जो दोस्तों बीएड करता है वो अधिकतम किस वर्ग के छात्रों को पढ़ा सकता है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 12वीं और ऑप्शन डी स्नातक। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वह है ऑप्शन सी, 12वीं कक्षा तक को पढ़ा सकता है। दोस्तों देखिए, अपने स्टेट की बात करें, यूपी की बात करें तो यूपी में जो है पीजीटी में जो है मतलब जो 12th तक के टीचर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनके लिए आवश्यकता बीएड की नहीं होती है। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, दिल्ली बोर्ड डीएसएसबी की बात करें, नवोदय विद्यालय की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, तो वहाँ 12th के लिए जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसमें बीएड भी मस्ट है। तो जो बीएड प्रशिक्षित व्यक्ति है अधिकतम जो है 12वीं कक्षा तक को पढ़ा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या का तात्पर्य है, ऑप्शन ए है हमारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय, ऑप्शन बी है विद्यालय के अंदर और बाहर दिए जाने वाले अड़चन, ऑप्शन सी है विद्यालय द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार के अनुभव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों हमारे चारों ऑप्शन हैं। जो सही ऑप्शन है पाठ्यचर्या का तात्पर्य है वह है विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय, सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल, ये सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही शिक्षण सूत्र नहीं है? यहां पर दोस्तों शिक्षण सूत्र दिए हैं और कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। पहला शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, दूसरा शिक्षण सूत्र है अंश से पूर्ण की ओर, तीसरा शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और चौथा शिक्षण सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। दोस्तों जो शिक्षण सूत्र नहीं है हमें वो बताना है इसमें से। तो जो शिक्षण सूत्र नहीं है वो है अंश से पूर्ण की ओर, फ्रॉम पार्ट टू होल। ये शिक्षण सूत्र नहीं है, कि सही शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, ना कि अंश से पूर्ण की ओर। तो इसका जो उत्तर है इस क्वेश्चन का वह उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक पाठशाला के बच्चों की कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अध्यापक के रूप में तो आप क्या करेंगे? ये ऑप्शंस हैं 4, इसमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा अधिकतम समय सकारात्मक प्रबलन का प्रयोग करेंगे, एक्सरसाइज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑप्शन बी है हमारा अधिकतम समय नकारात्मक प्रबलन का प्रयोग करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑप्शन सी है हमारा सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रबलन का बराबर उपयोग करेंगे, एक्सरसाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्वालिटी। ऑप्शन डी है हमारा प्रबलन है दोस्तों, ये प्रबलन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट एक्सरसाइज रीइंफोर्समेंट एट ऑल। तो दोस्तों सही उत्तर है इसमें, इन ऑप्शंस को देखते हुए जो हमारे चारों ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रबलन का बराबर उपयोग करेंगे, एक्सरसाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इक्वलिटी बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 8 में रेखागणित के लिए हम प्रयोग करते हैं, मतलब रेखागणित पढ़ाने के लिए दोस्तों कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है कक्षा 8 में? ऑप्शन ए है हमारा ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन बी है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है हमारा इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, और ऑप्शन डी है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड। तो दोस्तों कक्षा 8 में रेखागणित के लिए हम जो मेथड प्रयोग करेंगे वह मेथड है हमारा ऑप्शन बी, निगमन विधि। डिडक्टिव मेथड का हम जो है मैक्सिमम यूज करते हैं रेखागणित पढ़ाते हुए कक्षा 8 के अंदर। फिर बढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम में वर्ग कक्ष अंतर्गत का संप्रत्यय किसने दिया? देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम में वर्ग कक्ष अंतर्गत का संप्रत्यय किसने दिया, ये हमारा क्वेश्चन है।
ऑप्शंस हैं फ्लैंडर्स, ऑप्शन बी है ब्लूम, ऑप्शन सी है स्पेंसर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शिक्षण अधिगम में वर्ग कक्ष अंतर्गत का जो संप्रत्यय दिया गया है वो दिया गया है फ्लैंडर्स महोदय के द्वारा। फ्लैंडर्स महोदय ने वर्ग कक्ष अंतर्गत को दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए कहानी विधि, ऑप्शन बी योजना विधि, ऑप्शन सी प्रश्न विधि, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। दोस्तों जो भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है, इन विधियों में सबसे उपयुक्त विधि है वो है योजना विधि। प्रोजेक्ट मेथड जो है सबसे अच्छा मेथड है भूगोल टीचिंग का। जो प्रोजेक्ट मेथड को सबसे उत्तम विधि भूगोल शिक्षण के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंच पद योजना के 5 बिंदु क्रमबद्ध ढंग से सुव्यवस्थित हैं। ऑप्शन ए है हमारा उद्देश्य, फिर कथन, पुनरावृत्ति, प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान, गृह कार्य। ऑप्शन बी प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान, उद्देश्य, कथन, पुनरावृत्ति, गृह कार्य। ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान, उद्देश्य, कथन, प्रस्तावना, पुनरावृत्ति, गृह कार्य। और ऑप्शन डी है हमारा सबसे पहले पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, उसके बाद पुनरावृत्ति और फिर गृह कार्य। द प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन, एम और रेसिप्युलेशन और होमवर्क। तो दोस्तों जो सही हमारा उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान आता है, पूर्व ज्ञान के पश्चात प्रस्तावना, प्रस्तावना के पश्चात उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी स्टीवेंसन, ऑप्शन सी वॉटकिंस और ऑप्शन डी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों जो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं वो हैं हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को ही ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीटीई मानक 2014 के अनुसार 100 विद्यार्थियों की इकाई के लिए बीएड स्तरीय शिक्षण स्टाफ कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1+15, ऑप्शन बी है 1+16, ऑप्शन सी है 1+8, ऑप्शन डी है 1+7। तो दोस्तों जो एनसीटी का मानक है 2014 का 100 विद्यार्थियों की एक यूनिट के लिए जो आवश्यकता होती है 16+1 या 1+16 की आवश्यकता है। इतना स्टाफ जो है चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीटीई के पहले चेयरमैन कौन थे? दोस्तों जो एनसीटी है उसके पहले चेयरमैन के बारे में बात करते हैं। जो इसके ऑप्शंस है हमारे, पहला ऑप्शन है JS राजपूत, ऑप्शन बी है हमारा प्रोफेसर संतोष पांडा, ऑप्शन सी है प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है एनसीटी के जो पहले चेयरमैन हैं वो हैं अख्तर सिद्दीकी। प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी जो है एनसीटी के फर्स्ट डायरेक्टर रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है समयबद्धता, पंक्चुअलिटी, ऑप्शन बी अपने विषय में महारत, कंटेंट मास्टरी, ऑप्शन सी है विषय में महारत तथा संचार क्षमता, कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, और ऑप्शन डी है सामाजिक क्षमता, सोशबिलिटी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी, विषय में महारत एवं संचार क्षमता। एक अच्छे अध्यापक को जो है ये दोनों ही गुण होने बहुत आवश्यक हैं। तो अपने विषय में वो महारत उसको हासिल हो, साथ में जो है उसका कम्युनिकेशन जो स्किल से बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अध्यापक शिक्षा के लिए एंट्रेंसशिप प्रोग्राम या एंट्रेंसशिप कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए विषय वस्तु पाठ्यक्रम, कंटेंट कोर्स,
ऑप्शन बी व्यावहारिक पाठ्यक्रम, प्रैक्टिकल कोर्स। ऑप्शन सी संपूर्ण विद्यालयी वातावरण, कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी अनुसंधान पाठ्यक्रम, रिसर्च कोर्स। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, जो अध्यापक शिक्षा के लिए एंट्रेंस प्रोग्राम प्रदान किया जाता है वो संपूर्ण विद्यालय वातावरण, कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट, जो उसका सही उत्तर होगा। संपूर्ण विद्यालय वातावरण के लिए ये दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विधि जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल और निपुणता को श्रेणी में पढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें। एक विधि जिसमें अध्यापक से बहुत से अध्यापकों को कौशल और निपुणता को श्रेणी में पढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन। ऑप्शन बी समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन सी टीम टीचिंग, टीम। और ऑप्शन डी है आपका ट्यूटोरियल चर्चा, ट्यूटोरियल टीचिंग भी कह सकते हैं, शिक्षण, ट्यूटोरियल शिक्षण। तो जो सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का वह है ऑप्शन सी, टीम टीचिंग जो है सही उत्तर है कि इसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल और निपुणता को श्रेणी में पढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक शिक्षा के लिए IASE किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अध्यापक शिक्षा के लिए IASE। ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1986 और ऑप्शन डी है 1992। तो जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वह है दोस्तों 1992, 1992 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 1992 में IASE को जो है अध्यापक शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड का पद नहीं है? तो हार्वर्ड जो हमारी पंचपदीय प्रणाली है उसका कौन सा एक पद नहीं है इसमें से? ऑप्शन ए है स्पष्टता, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है सामान्यकरण और ऑप्शन डी है व्यवस्था। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका जो पद नहीं है वो है सामान्यकरण, जो हार्वर्ड का पद नहीं है, और सभी जो है कहीं ना कहीं उसके एक पद के रूप में सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने अध्यापक शिक्षा का 5 वर्षीय समाकेतिक पाठ्यक्रम चलाने की अनुशंसा की? ऑप्शन ए है TR सुब्रमण्यम कमेटी, ऑप्शन बी है जस्टिस JS वर्मा कमेटी, ऑप्शन सी है प्रोफेसर पूनम बत्रा कमेटी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस कमेटी ने अध्यापक शिक्षा का 5 वर्षीय समाकेतिक पाठ्यक्रम चलाने की अनुशंसा की है वो है TSR सुब्रमण्यम कमेटी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों के अध्यापन में ध्यान से ज्यादा दोबारा देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों के अध्यापन में ध्यान की ज्यादा आवश्यकता होती है, मतलब ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इस रूप में आप समझिएगा वे कौन से विद्यार्थी हैं जिनका अध्यापन करते समय ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, ऑप्शन बी है स्लो लर्नर, ऑप्शन सी है गिफ्टेड और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है उपयुक्त सभी है। चाहे वो अंतर्मुखी बच्चा हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, सभी को पढ़ाते समय, सभी को शिक्षा देते समय हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अध्यापन में यदि कुछ भी अधिगम नहीं हुआ है तो कुछ भी, ध्यान रखिएगा, अध्यापन में यदि कुछ भी अधिगम नहीं हुआ है तो कुछ भी। ऑप्शन ए नहीं सिखाया गया, ऑप्शन बी अध्ययन नहीं किया गया, ऑप्शन सी पुनरीक्षित नहीं किया गया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अध्यापन में यदि कुछ भी अधिगम नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं सिखाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। अध्यापक निर्मित
परीक्षण का उपयोग डैश होता है। मतलब किस लिए होता है? सीमित एवं स्थानीय होता है, व्यापक रूप में होता है, विश्वसनीय होता है या वैध होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अध्यापक निर्मित जो परीक्षण का उपयोग होता है वह क्या होता है? वो सीमित एवं स्थानीय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मानकीकृत परीक्षण के परिणामों का उपयोग पूर्व कथन हेतु किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ए होगा, पूर्व कथन हेतु किया जा सकता है। मानकीकृत परीक्षण के परिणामों का उपयोग पूर्व कथन हेतु किया जा सकता है। दोस्तों इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम केवल ऑप्शन ना पढ़ के डायरेक्ट उसका उत्तर पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में जो है सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक डैश के कारण शैक्षिक शोध कार्य प्रायः बाधित होते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण, आर्थिक उपादेयता भाव के कारण, आर्थिक सुविधा के कारण या आर्थिक व्यवस्था प्रारूप के कारण। तो दोस्तों आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऑप्शन ए इसका ठीक है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण शैक्षिक शोध कार्य प्रायः बाधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, शिक्षण अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य का एक प्रमुख आयाम है। ऑप्शन ए प्रभावकारिता, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी नीति और ऑप्शन डी प्रणाली। तो दोस्तों जो शिक्षण प्रभावकारिता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। शिक्षण प्रभावकारिता अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य का एक प्रमुख आयाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रवि 25 क्वेश्चन, कार्य स्थिति में सुधार करना शोध कार्य से संबंधित है। क्रियात्मक, सैद्धांतिक, शैक्षिक या प्रशासनिक। तो दोस्तों जो कार्य स्थिति में सुधार करना क्रियात्मक शोध कार्य से संबंधित है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापक शिक्षागत शोध के क्षेत्र में नवाचारिक प्रवृत्ति आज प्रमुख बन चुकी है। आर्थिक प्रवृत्ति आज प्रमुख बन चुकी है या नीतिगत या रचनात्मक। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है नवाचारिक। जो अध्यापक शिक्षागत शोध के क्षेत्र में जो नवाचारिक प्रवृत्ति हैं आज प्रमुख बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तर वर्ग के प्रश्न के लिए ऑप्शन ए व्यवस्था निश्चित होती है, ऑप्शन बी शब्द सीमा निश्चित होती है, ऑप्शन सी प्रक्रिया निश्चित होती है, ऑप्शन डी प्रदत्त उत्तर निश्चित होता है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वह है आपका शब्द सीमा। जो लघु उत्तर वर्ग के प्रश्न होते हैं उनके लिए शब्द सीमा निश्चित होती है। जोड़ा मिलान करना एक प्रकार का प्रश्न वर्ग है। किस प्रकार का प्रश्न वर्ग है? निबंधात्मक है, वस्तुनिष्ठ है, लघु उत्तरात्मक है या अन्वेषणात्मक है। तो दोस्तों जो जोड़ मिलान करते हैं, मैचिंग वर्ड जो होते हैं, वो एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है प्रश्न वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 29, सेवाकालीन प्रशिक्षण पर महत्व ना देना अध्यापक शिक्षा की कमी है, ऑप्शन बी शिक्षक व्यवस्था की कमी है, ऑप्शन सी शैक्षिक प्रशासन की कमी है या ऑप्शन डी शिक्षण व्यवहार की कमी है। दोस्तों जो सेवाकालीन प्रशिक्षण पर महत्व जो न देना है वो क्या है? अध्यापक शिक्षा की एक कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर शैक्षिक शोध कार्य आजकल के लिए किए जाते हैं, मतलब किस काम के लिए किए जाते हैं? उपाधि लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, सामाजिक लाभ के लिए या राष्ट्रीय लाभ के लिए। देखिए दोस्तों जो अधिकतर शैक्षणिक शोध कार्य हैं आज के समय की, इन ऑप्शंस में एप्रोप्रिएट ऑप्शन को अगर हम देखें तो वो है उपाधि लाभ। उपाधि लाभ के लिए किया जाता है कि हमें डिग्री मिल जाए, फिर उस डिग्री मिलने के बाद हम उससे और भी काम करते हैं। जैसे उससे डिग्री मिलने के पश्चात उससे हमारा आर्थिक लाभ भी होता है, डिग्री मिलने के पश्चात हमारा सामाजिक लाभ भी होता है और राष्ट्रीय लाभ भी होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षण विधि की प्रभावकारिता जानने के लिए डैश निर्भर शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है। शिक्षण विधि की प्रभावकारिता जानने के लिए डैश निर्भर शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है।
प्रयोग, सर्वेक्षण, मूल्यांकन या रचनात्मक कार्य। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है प्रयोग, ऑप्शन ए। शिक्षण शोध कार्य की प्रभावकारिता जानने के लिए प्रयोग निर्भर शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। शिक्षा के समग्र रूप का दर्शन डैश उपागम के लिए उपागम में किया जा सकता है। पुनः एक बार क्वेश्चन देखें, शिक्षा के समग्र रूप का दर्शन डैश उपागम में किया जा सकता है। ऑप्शन ए समाकलन, ऑप्शन बी अंतर्वैश्विक, ऑप्शन सी व्यवहारिक और ऑप्शन डी शैक्षिक तकनीकी। तो दोस्तों सही उत्तर है वो समाकलन उपागम में किया जा सकता है। इसका प्रयोग जो शिक्षा के समग्र रूप का दर्शन समाकलन उपागम में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युग्म निर्माण करते समय प्राप्त आवृत्तियों के प्रारंभ और अंत में श्रेणी डैश के सूचक संख्या को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी 10। तो युग्म निर्माण करते समय प्राप्त आवृत्तियों के प्रारंभ और अंत में 10 के सूचक संख्या को बढ़ाया जाता है। IDER प्रणाली में संपूर्ण मैट्रिक्स को तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों जो IDER प्रणाली में संपूर्ण मैट्रिक्स को जो है हम विभाजित कर सकते हैं कुल 4 क्षेत्रों में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 4 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDER प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, मतलब किसने किया था? ब्राउन ने किया था। ये दोस्तों ब्राउन है, ब्राउन। ऑप्शन बी है गेलोवे, ऑप्शन सी है एमिजन और ऑप्शन डी है फ्लैंडर्स। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है गेलोवे। गेलोवे ने ही IDER प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर अवस्था अनुपात ज्ञात करने के लिए स्थिर अवस्था को कुल कितने प्रकोष्ठों की आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है? कितने प्रकोष्ठों की आवृत्तियों का उपयोग इसमें किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। इसमें भी आपका ऑप्शन 10 आएगा कि स्थिर अवस्था अनुपात ज्ञात करने के लिए स्थिर अवस्था को कुल 10 प्रकोष्ठों की आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्र स्थिर अवस्था अनुपात ज्ञात करने के लिए 8 और ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर है 9 की आवृत्तियों को महत्व दिया जाता है। 8 और 9, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8 और 9 की आवृत्तियों को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्र प्रारंभिकरण को सूचित करने वाले प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? इसमें ऑप्शन जो है सही 9 है दोस्तों। छात्र प्रारंभिकरण को सूचित करने वाले प्रकोष्ठों की संख्या 9 होती है, जिसका उपयोग फ्लैंडर्स प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता में कौन कौन सी श्रेणी आती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता में 5, 6 और 7 ये श्रेणी जो है आती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कक्षा व्यवहार निरीक्षण प्रत्येक मतलब कितने सेकंड के बाद किया जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों सही उत्तर है कक्षा व्यवहार निरीक्षण है प्रत्येक 3 सेकंड के बाद किया जाता है, यह उसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। मैं पूरी उम्मीद करता हूं सॉरी कि आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे और निश्चित ही इन प्रश्नों से आप फायदा लेंगे और संभवतः आपके ज्ञान में वृद्धि इन प्रश्नों के माध्यम से होगी। एक साथी पूछे थे
कमेंट्स था उनका कि शिक्षक अध्यापक शिक्षा के लिए कौन सी बुक जो है अच्छी है। दोस्तों, अगर अध्यापक शिक्षा के लिए बात अगर आए हिंदी माध्यम में, दोस्तों मैं आपको रिकमेंड केवल करूंगा आपका ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बुक आप लें, चाहे वो इग्नू की हो या राष्ट्रीय टंडन की हो, आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक हो या वर्धमान महावीर की यूनिवर्सिटी की बुक हो, आप इन्हीं बुक को लें। और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप अध्यापक शिक्षा जीसी भट्टाचार्य की बुक ले सकते हैं। ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, आगरा से निकलती है, अच्छी किताब है, आप इसको भी जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे आज के प्रश्न थे। निसंदेह आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, पसंद भी आएंगे। और आज का हमारा ये वीडियो था, अगले वीडियो में हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद।